नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों किडनी कैसे फंक्शन करती है। तो हम पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। यही सेकंड पार्ट चल रहा है उत्सर्जन तंत्र का, उसी को पढ़ रहे हैं हम। उसमें पढ़ेंगे आज किडनी का फंक्शन। थोड़ा सा पहले रिविजन कर लेते हैं। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं दोस्तों? जब हम पाचन की क्रिया पूर्ण कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में जो अपशिष्ट बनते हैं शरीर में, उनको शरीर से बाहर करना ही उत्सर्जन है दोस्तों। या जब जो हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है दोस्तों, उसी को उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ये उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको जो शरीर से बाहर निकाले हुए पदार्थ है दोस्तों, उनको बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। तो इसमें जो भाग लेते हैं अंग, उनको उत्सर्जित अंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। शरीर में मुख्यतः दो प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं दोस्तों। कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जैसे CO2 हो गई आपकी, और नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं जिसमें अमोनिया और यूरिया होगी दोस्तों। अंग कौन कौन से हैं दोस्तों उत्सर्जित अंग? तो उसमें हो गया दोस्तों किडनी, वृक्क आपका, जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है दोस्तों। ये दो पाए जाते हैं, मतलब जोड़ी में होते हैं। एक जोड़ी होती है जो पीछे के साइड में आपके कशेरुकदंड, या जिसको वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। जो क्या करते हैं, आपके ब्लड में से यूरिया को निकालने का कार्य करते हैं दोस्तों, फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। इसमें एक इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों, नेफ्रॉन, जो एक छलनीनुमा संरचना होती है दोस्तों। इसी के सहारे से इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है और शरीर से बाहर कर दिया जाता है यूरिया को दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका जल के अवशोषण में जो भाग लेता है दोस्तों, ADH हार्मोन, जो कि आपके पश्चपिंड से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पश्चपिंड से होने वाला हार्मोन है दोस्तों। ये जो हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी उसमें है दोस्तों। ये तो मास्टर ग्रंथि इसलिए है दोस्तों, देख लो, वहां से होते हुए भी किडनी पे कंट्रोल रख रहा है। किडनी का पार्ट है दोस्तों एक डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करके, DCT पढ़ेंगे आगे, उस पर कंट्रोल रखता है। वो कार्य करता है जल के अवशोषण का। तो ये हार्मोन वहां जाके उसमें उसके हेल्प करता है जल के अवशोषण में। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमने पढ़ा था स्किन के बारे में, कि स्किन भी उत्सर्जित अंग है दोस्तों। इसमें दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, जिसमें पसीने का भी उत्सर्जन करता है और ऑयल का भी, जो हाइड्रोकार्बन और वैक्स होती है उनका उत्सर्जन होता है, जब और बाकी पसीने का भी उत्सर्जन होता है दोस्तों। पसीने का पढ़ा था हमने कि इसको डायलेट यूरिन भी बोलते हैं दोस्तों। पसीना कैसे निकलता है, वो होम्योस्टेसिस प्रक्रिया हमने पढ़ी थी दोस्तों। तो उसके द्वारा हमारे शरीर का तापमान भी मेंटेन रहता है और उसमें पसीना भी निकलता रहता है। आगे है दोस्तों लंग्स पढ़ा था हमने। लंग्स से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं फेफड़े। पढ़ा था लीवर का दोस्तों। तो लीवर क्या करता है आपका, कन्वर्ट करता है ये अमोनिया को यूरिया में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इससे अगर ये कन्वर्ट ना करे अमोनिया को यूरिया में, तो दोस्तों शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा आपका यूरिया, और वो हार्मफुल है ज्यादा अमोनिया से। अमोनिया ज्यादा हार्मफुल है यूरिया से, इसलिए कन्वर्ट कर देता है उसको, और किडनी के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आंख के बारे में पढ़ा था कि ये सल्फेट और कैल्शियम का उत्सर्जन करती है दोस्तों। उत्सर्जन के टाइप्स पढ़े थे हमने। एक्सक्रेशन टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन, इसमें हमने पढ़ा था अमीनोटेलिक, जिसमें होता है दोस्तों अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और ऐसे अधिकतर प्राणी होते हैं जो जल में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दूसरा पढ़ा था हमने एमिनोटेलिक, जिसमें अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, और इसमें गोंगा नामक जीव है, वो एग्जाम्पल था दोस्तों। यूरियोटेलिक पढ़ा था हमने। तो यूरियोटेलिक में हम खुद एग्जाम्पल है उसके, और उसमें यूरिया का उत्सर्जन करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और सबसे लास्ट हो गया यूरिकटेलिक, यूरिकोटेलिक दोस्तों। इसमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है दोस्तों। ठीक है। और इसमें इसका एग्जांपल था पक्षी। तो एक चीज बता दूं दोस्तों, कि जो एमिनोटेलिक है वो सबसे ज्यादा पानी का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद में आपका हो गया जो एमिनोटेलिक है, वो अमीनोटेलिक है, ये एमिनोटेलिक है। उसके बाद यूरिकोटेलिक दोस्तों, और उसके बाद में सबसे कम करता है यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ये यूरियोटेलिक है दोस्तों, और ये यूरिकोटेलिक है दोस्तों। तो सबसे कम करता है यूरिकोटेलिक। जैसे पक्षी ये हो गया, इसका एग्जाम्पल मानव हो गया, इसका गोंगा हो गया, और इसका जो जलीय जीव है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा जल का उत्सर्जन करते हैं अमीनो अम्ल के साथ में। ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम करते हैं दोस्तों। ठीक है, जल का उत्सर्जन। और जो मकड़ियों से दोस्तों ठोस पदार्थ
ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। एक तरह का अम्ल है दोस्तों। अब पढ़ते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी का जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों, पीछे के साइड में होती है आपकी कमर के पास में। इसकी तरफ चारों तरफ जो झिल्ली होती है दोस्तों, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं दोस्तों। पेरिटोनियम, बाकी सारी झिल्लियों के बारे में बताया था मैंने आपको दोस्तों। इसमें रक्त में उपस्थित दोस्तों यूरिया का अवशोषण करके उसको शरीर से बाहर करने का कार्य करता है किडनी। ठीक है दोस्तों, वृक या किडनी। ठीक है दोस्तों। और जो इसमें एक चीज और बताई थी मैंने कि राइट वाली किडनी होती है, जो आपकी राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है दोस्तों, क्योंकि उधर साइड में लीवर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना दोस्तों रिवीजन। पढ़ते हैं अब कैसे कार्य करती है, फंक्शन कैसे करती है दोस्तों। इसका मैंने आपको चित्र बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो क्या करती है ना दोस्तों, महाधमनी जो हमने पढ़ी थी, जो हार्ट पढ़ रहे थे उसमें, कि महाधमनी आपके शरीर से जो ब्लड ले जाने का कार्य करती है। जो आपका लेफ्ट जो निलय है दोस्तों, उससे पंप करने के बाद में शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में जाता है, तो वो शुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य करती है महाधमनी या आयोटा। तो इस आयोटा से कनेक्ट रहती है दोस्तों आपकी रीनल आर्टरी। और ये रीनल आर्टरी आगे जाके और डिवाइड हो जाती है दोस्तों, आएगा नाम उसका भी आगे, एफरेंट आर्टियोल में चेंज हो जाती है। और एफरेंट आर्टियोल आगे जाके ग्लोमेरुलस में चेंज हो जाती है दोस्तों। तो अभी पढ़ते हैं कि ये क्या करती है दोस्तों। जो महाधमनी से ब्लड आता है इसमें, तो ये महाधमनी से शुद्ध ब्लड आ रहा है दोस्तों। तो उस शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन है दोस्तों, वो रीनल आर्टरी में आ रहा है। रीनल वैसे दोस्तों किडनी को ही बोलते हैं रीनल, इस कारण सुपर रीनल करके ग्लैंड्स जो पढ़ी थी हमने, जो जिसको हमने एड्रिनलिन ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ी थी, तो वो भी इसलिए बोलते हैं दोस्तों। रीनल का मतलब किडनी है दोस्तों। तो रीनल आर्टरी, आर्टरी मतलब शुद्ध खून को ही लेके जाती है, तो आर्टरी काम करती है वो। तो रीनल आर्टरी महाधमनी से कनेक्ट रहती है दोस्तों, और ये जो शुद्ध रुधिर है वो प्रवेश करता है आपका। जो रीनल आर्टरी है दोस्तों, वो महाधमनी से कनेक्ट रहता है या आयोटा से कनेक्ट रहता है, और इसमें आपके किडनी में प्रवेश करती है दोस्तों ये रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी में होता है शुद्ध रुधिर, लेकिन इसमें दोस्तों साथ में ही यूरिया भी उपस्थित है। ठीक है दोस्तों। इसमें रक्त में O2 है, O2 के साथ में रीनल आर्टरी में आपके यूरिया भी उपस्थित है दोस्तों। इसका मतलब रक्त शुद्ध तो है क्योंकि ऑक्सीजन है दोस्तों, फिर भी इसमें अशुद्ध है क्योंकि इसके अंदर यूरिया भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो कि रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में पहुंच जाता है, और यहाँ से नेफ्रॉन का कार्य शुरू होता है दोस्तों। कि नेफ्रॉन द्वारा यूरिया का अवशोषण करके उसको यूरेटर द्वारा जो यूरिन ब्लेडर है दोस्तों, उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है यूरिन को, इसको यूरिया को। ठीक है दोस्तों। और उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। रीनल आर्टरी को ही वृक्क धमनी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वृक्क धमनी। आर्टरी को धमनी बोलते हैं, रीनल का मतलब वृक्क हो गया, किडनी होता है, तो इसको वृक्क धमनी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तथा अब जब वापस बाहर निकलता है दोस्तों रुधिर, तब अब रीनल आर्टरी था तो इधर हो गया रीनल वेन्स हो गया दोस्तों। रीनल वेन मतलब जो आपका हो गया वृक्क सीरा बोल देंगे अब इसको, रीनल वेन हो गया दोस्तों। वो क्या करेगा आपका, अब ब्लड को वापस किडनी से बाहर ले जाने का कार्य करेगा। तो ये अब रुधिर कैसा हो गया दोस्तों, एक तरह से इसमें अब ऑक्सीजन जो था दोस्तों, वो किडनी काम में ले लेगी अपने कार्य को करने के लिए। उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना दोस्तों, तो उस एनर्जी के लिए वो ऑक्सीजन को ले लेगी, और उसके साथ में तो अशुद्ध हो गया एक तरह से दोस्तों रुधिर, लेकिन फिर भी शुद्ध है क्योंकि इसमें अब यूरिया उपस्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये कार्य करता है किडनी। ठीक है दोस्तों। अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किडनी के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। किडनी के 2 भाग होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स भाग, जैसे आपने उसमें पढ़ा था दोस्तों, जो एड्रिनलिन ग्रंथि पढ़ा था, उसी के सेम है इसमें भी। कि कॉर्टेक्स भाग होता है जो ऊपर का बाहरी पार्ट है दोस्तों, ये कॉर्टेक्स पार्ट है किडनी का, ये कॉर्टेक्स पार्ट है दोस्तों। और जो अंदर वाला दोस्तों जो रेड रेड बना हुआ है, ये है सारे मेडुला पार्ट है दोस्तों। ये पिरामिड नुमा संरचना है दोस्तों। जो पिरामिड नुमा संरचना है ना, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स दोस्तों। वृक्क के अंदर
पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है जो मेडुला की है दोस्तों, जहां पे नेफ्रॉन पाया जाता है दोस्तों। इसी के अंदर नेफ्रॉन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब हो गया कि नेफ्रॉन है ना कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों का पार्ट है दोस्तों। होता क्या है ना, नेफ्रॉन ऐसे नहीं है कि इसी में है दोस्तों, नेफ्रॉन पूरा ऐसे फैला हुआ रहता है, ऐसे आधा पार्ट इसमें आता है। इसको जब हम पूरा तोड़ेंगे ना दोस्तों, नेफ्रॉन को, अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, 6 महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। जब उनको पूरा, तो आधे पार्ट इसके मेडुला के पार्ट होते हैं, आधे होते हैं आपके कॉर्टेक्स के पार्ट होते हैं, मतलब दोनों में बटे हुए हैं दोस्तों। तो रीनल आर्टरी से जो ब्लड इन पिरामिड नुमा संरचना में आता है दोस्तों, और पिरामिड नुमा संरचना से ब्लड का फिल्टर होता है, और वो फिल्टर होकर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं दोस्तों, वो जाते हैं आपके रीनल पेल्विक करके। रीनल पेल्विक है दोस्तों, जो यहाँ पे बताता हूँ, अभी आपको चित्र दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे व्हाइट कलर की, और वो कनेक्ट रहती है आपकी यूरेटर से। ठीक है दोस्तों, तो रीनल पेल्विक में आ जाते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों, जो यूरिया है, वो पदार्थ रीनल पेल्विक में आ जाते हैं। 3 नाम याद रखने हैं दोस्तों, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विक और रीनल वेन। ठीक है दोस्तों, तो रीनल आर्टरी से आपके किडनी के अंदर ब्लड आया है, प्योर हो रहा है नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और जो उत्सर्जी पदार्थ है वो आपके रीनल पेल्विक में आ गए, और जो शुद्ध रुधिर हो गया है वापस, वो आपके रीनल वेन द्वारा शरीर से, इसमें किडनी से बाहर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का फिल्ट्रेशन वृक्क में, या मूत्र का निर्माण, इसको मूत्र का निर्माण भी बोल सकते हैं दोस्तों। किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि मूत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही जाके आगे यूरिन का निर्माण कर देता है दोस्तों, जिसमें जल की मात्रा भी होती है। तो इसी को, या मूत्र का निर्माण भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको चित्र दिखा देता हूं दोस्तों। यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण या ब्लड का फिल्ट्रेशन, कुछ भी नाम ले सकते हैं दोस्तों, कि यूरिन का फॉर्मेशन, कि यूरिन का निर्माण होना या यूरिन का बनना, मूत्र निर्माण एक ही बात है दोस्तों। या ब्लड का फिल्ट्रेशन 2 प्रक्रियाओं से होता है किडनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक गुच्छीय निस्पंदन से होता है, और दूसरा एक पुनरावशोषण, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया दोस्तों। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा हो गया रीऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों से आपका मूत्र का निर्माण मान लो, यूरिन फॉर्मेशन मान लो, या ब्लड का फिल्ट्रेशन मान लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स दोस्तों, कौन कौन से नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि ये है दोस्तों, ये आपकी किडनी का डायग्राम है दोस्तों, एनाटॉमी। तो ये दोस्तों, ये जो पार्ट है ना बाहर वाला, ये सारा पार्ट है दोस्तों, ये हो गया आपका, ये आपका कॉर्टेक्स पार्ट है दोस्तों, ये सारा। और ये जो अंदर में ये दोस्तों, ये पार्ट है, ये आपका हो गया मेडुला का पार्ट, ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं, एक मिनट, देखिए दोस्तों, ये जो व्हाइट वाला ये दिख रहा है आपको दोस्तों, ये अंदर भी गया हुआ है, यही है आपका दोस्तों रीनल पेल्विक, जो हमने पढ़ा था रीनल पेल्विक, ये रीनल पेल्विक यही है दोस्तों। और जो ब्लू वाली ये दिख रही है आपको दोस्तों, तो ये आपकी वापस लेके ब्लड को लेके निकलेगी वापस, तो रीनल वेन हो गई ये ब्लू वाली। जबकि ये रेड वाली दिख रही है दोस्तों, ये पहले येलो है फिर रेड में तब्दील हो रही है वैसे, तो यही है दोस्तों, ये आपकी रीनल आर्टरी है दोस्तों, जो आगे डिवाइड हो जाएगी। और भी इनमें बताऊंगा मैं आगे कौन कौन से उसमें डिवाइड हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी होगी जो आर्टरी है दोस्तों, ये रीनल आर्टरी है, इनके पार्ट है और बहुत सारे, तो यही ध्यान रखना आपको, रीनल आर्टरी है ये बड़ी वाली, जो एफरेंट आर्टियोल इसमें चेंज हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एफरेंट आर्टियोल, AFFERENT, एफरेंट आर्टियोल। ठीक है दोस्तों, इसमें चेंज हो रही है। फिर ये, एक मिनट, ग्लोमेरुलस, इसमें दोस्तों ये जो अंदर में गुच्छेनुमा संरचना है दोस्तों, ये ग्लोमेरुलस है दोस्तों, तो इसमें चेंज हो जा रही है ये एफरेंट आर्टियोल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एफरेंट आर्टियोल में यही वापस गुच्छे वाली चीज ये है संरचना दोस्तों, वापस आपकी एफरेंट आर्टियोल में चेंज हो जा रही है दोस्तों। एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलेटर, आगे पढ़ेंगे इनको।
ये है आपका दोस्तों पूरा नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन की संरचना है ये दोस्तों। इसमें पढ़ते हैं, इसके 6 पार्ट है वैसे तो। पहला ये हो गया दोस्तों आपका ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस हो गया दोस्तों, ये पहला पार्ट हो गया आपका जो नेफ्रॉन का। दूसरा आपका ये हो गया दोस्तों, इसको बोमेन कैप्सूल करके बोलते हैं, इस पूरे को बोमेन कैप्सूल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये दोस्तों ये पार्ट पीसीटी इसको बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है दोस्तों, हिंदी में बताऊंगा इसको। इसके बाद में ये दोस्तों पूरा घूम के ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आके एक तरह से लूप टाइप में बना रहा है दोस्तों संरचना, तो इसको बोलते हैं हेनले का लूप। नीचे वाली ये दोस्तों, केवल ये वाले पार्ट देखो, बस ये जो रेड वाला है उसको छोड़ दो, ये वाला पार्ट पे फोकस करो, ये है हेनले का लूप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये वापस घुमावदार इसमें संरचना में तब्दील हो जा रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दोस्तों बताया था इसी पे एडीएच आपका काम करता है। ये देखिए दोस्तों, एक ये किडनी का एकदम सिंपल डायग्राम है। तो ये किडनी, ये है आपका दोस्तों वो पेल्विक, जो आपका पेल्विक वाला वो पार्ट है वो इसी में है दोस्तों, अंदर में ये वो अंदर से इसी में कनेक्ट हो रहा है, जो रीनल पेल्विक है दोस्तों, और वो यूरेटर में आके मिल रहा है। यूरेटर आपका जो ब्लैडर है यूरिन वाला, उसमें आके कनेक्ट हो रहा है, उसके द्वारा थ्रू द बॉडी कर दिया जाता है दोस्तों। ये आपका इसी का पार्ट है नेफ्रॉन का दोस्तों। ये हेनले का लूप दोस्तों, उसमें क्या ना वो पास में से आपकी जो वेंस थी, ये आर्टरी थी, वो जा रही थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये है हेनले का लूप, इसके ऊपर ये हो गया आपका बोमेन कैप्सूल, और इसी के अंदर है दोस्तों जो ग्लोमेरुलस है वो इसी में है दोस्तों। और ये पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दोस्तों, ये जो घुमावदार संरचना है। उसके बाद में वापस जो घुमावदार संरचना है दोस्तों, ये हो गई आपकी डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये होगी आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से ही फिर ये पेल्विक उससे जुड़ी रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी एक बार, और इससे अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ऑब्जर्व होती है दोस्तों, वो आपस री ऑब्जर्वेशन जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों आपका जो पेल्विक बता रहा था मैं आपको, रीनल पेल्विक, ये आपका सिंपल डायग्राम एकदम वाइट, इसमें सारी नसें वगैरह जो आर्टरी वगैरह है वो निकाल दी है। अब रीनल पेल्विक ही बचा हुआ है। तो इसमें जो भी उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों इसमें आ जाता है, और इसके थ्रू आपका ब्लेडर में आके कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, और ब्लेडर से शरीर से बाहर कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब ये हो गया आपका, देखो ये बोमेन कैप्सूल है पूरा वाला, जो नेफ्रॉन की संरचना है उसी को खोला हुआ है दोस्तों पूरा। तो ये बोमेन कैप्सूल है, और उसके अंदर ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया दोस्तों। ये ग्लोमेरुलस देखो ऐसी संरचना होती है दोस्तों, गुच्छेनुमा। और इसमें से क्या है ना, प्रेशर से दोस्तों, ये आर्टरी है जो आपकी एफरेंट आर्टियोल से आपके इसके अंदर ब्लड आएगा पूरा, और पूरे प्रेशर से आता है दोस्तों, क्योंकि ये है बहुत बड़ी, और ये है छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं निकली रहती है दोस्तों, बहुत सारी नसें निकली रहती है गुच्छे टाइप। तो इसके अंदर प्रेशर से आती है दोस्तों, और इनसे क्या है ना, जो भी यूरिया वगैरह ये है वो सारे इसमें से छन के, इसमें बोमेन जो स्पेस है दोस्तों, इसको बोमेन स्पेस करके बोलते हैं, इस बोमेन स्पेस में आ जाते हैं, और बोमेन स्पेस से फिर उसके बाद में इसके अंदर कैप्सूल में आ जाते हैं दोस्तों। ये कैप्सूल के थ्रू प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, सारी चीजें निकल जाती है दोस्तों इसमें से, जो भी ब्लड के अंदर रहता है, विटामिन सी है, वो विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, सारे इसके अंदर जो बोमेन आपका स्पेस है इसके अंदर आ जाते हैं पहले, और उसके बाद में बोमेन स्पेस से बोमेन कैप्सूल से थ्रू द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, और वापस कनेक्ट हो जाते हैं उसमें, और वापस दोस्तों ब्लड इसी में से घूम जाता है अंदर, घूम के वापस एफरेंट आर्टियोल, ये थी एफरेंट आर्टियोल, और एफरेंट आर्टियोल से वापस बाहर चली जाती है दोस्तों इसमें से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है हेनले का लूप जो बता रहा था मैं आपको, ये नीचे वाला पार्ट हेनले का लूप, ठीक है दोस्तों। और ये था ये दोस्तों डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है दोस्तों। ये आपकी होगी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आया होगा आपको चित्र। तो अब मैं बताता हूँ इसकी प्रक्रिया कैसे है दोस्तों। लिखा दोस्तों कि नेफ्रॉन के अंदर 6 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सारा बता दिया वैसे मैंने आपको। पहला है दोस्तों
ग्लोमेरुलस, ठीक है दोस्तों, ये लास्ट में लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस। सबसे महत्वपूर्ण संरचना है दोस्तों नेफ्रॉन की, ये नेफ्रॉन के पार्ट है दोस्तों। अब जो पढ़ रहे हैं हम सारे नेफ्रॉन के ही पार्ट है। ग्लोमेरुलस हो गया पहला पार्ट, जो एक गुच्छेनुमा संरचना होता है दोस्तों, जो हमने अभी चित्र में देखा है। इसमें नलिकाएं बोमेन कैप्सूल में आती है दोस्तों। जो सारी ये नलिकाएं दोस्तों गुच्छे वाली, वो बोमेन कैप्सूल, जो आपने कैप्सूल जैसी संरचना पढ़ी थी उसमें आ जाती है, और ये आगे अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये दोस्तों इसी की बात कर रहा है ग्लोमेरुलस, आपकी छोटे छोटे उनसे नलिकाओं से बना होता है। दूसरा हो गया आपका दोस्तों बोमेन कैप्सूल्स। इसके आगे नलिकानुमा संरचना होती है दोस्तों। बोमेन कैप्सूल से कीपाकार संरचना है ये दोस्तों, जो बोमेन कैप्सूल है वो कीपाकार संरचना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी एक नलिका में जुड़ जाता है दोस्तों। उस नलिका का नाम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ठीक है दोस्तों, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है दोस्तों। उसमें कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। बोमेन कैप्सूल के पास स्थित होने के कारण दोस्तों इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका भी बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ, कन्वोल्यूटेड का मतलब समीपस्थ है दोस्तों। समीपस्थ कुंडलित संरचना, समीपस्थ कुंडलित संरचना बोलते हैं दोस्तों। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यह बोमेन कैप्सूल के पास में जुड़ी हुई है दोस्तों, इस कारण इसको समीपस्थ कुंडलित संरचना बोलते हैं, या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं दोस्तों। पीसीटी भी बोलते हैं, खूब जगह शॉर्ट में लिखा रहता नाम, पीसीटी भी बोलते हैं दोस्तों। और अतः समीपस्थ संरचना कहते हैं इसको, समीप में स्थित होने के कारण बोमेन कैप्सूल के, ठीक है दोस्तों। आगे ये नलिका यू आकार की नलिका से जुड़ी होती है दोस्तों, और ये यू आकार की नलिका ये आपकी हेनले का लूप है दोस्तों, जो हमने पढ़ा था, देखा था चित्र, हेनले का लूप है। वैज्ञानिक हेनले ने खोजा था, इस कारण इसको हेनले का लूप कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हेनले का लूप आगे वापस कुंडलित हो जाता है दोस्तों, उसी को डीसीटी या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं दोस्तों, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है दोस्तों। या इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं दोस्तों। दूरस्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके अब बोमेन कैप्सूल से दूर है दोस्तों, इस कारण इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका भी कहते हैं दोस्तों। आगे ये नलिका डक्ट आगे एक कनेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है दोस्तों, कनेक्टिंग डक्ट हो जाती है, संग्रहिक कलेक्टिंग डक्ट है दोस्तों, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है दोस्तों, आपके यूरेटर से जुड़ जाती है, जो रीनल हमने पढ़ा था, रीनल पेल्विक से जुड़ जाती है, और रीनल पेल्विक आगे आपकी यूरेटर वाली नलिका से आगे ब्लेडर से जुड़ जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपकी, ये तो की संरचना होगी दोस्तों। अब पढ़ते हैं कार्य कैसे करती है दोस्तों। जो आपकी रीनल आर्टरी थी दोस्तों, वो आगे आके एफरेंट आर्टियोल में तब्दील हो जाती है, मतलब उससे जुड़ जाती है दोस्तों। मतलब पहले बड़ी थी दोस्तों, अब थोड़ी सी और छोटी हो गई है नलिका। पहले बड़ी थी, अब थोड़ी और पतली हो गई है, छोटी हो गई है नलिका, उसका व्यास और कम हो गया दोस्तों। और आगे चल के ये एफरेंट आर्टियोल आगे चल के ग्लोमेरुलस इससे या गुच्छेनुमा संरचना में तब्दील हो जाती है वापस, जो और पतली है दोस्तों, उससे भी पतली है। जो पहले आपकी रीनल आर्टरी थी उससे पतली है एफरेंट आर्टियोल, और एफरेंट आर्टियोल से आपकी पतली है ग्लोमेरुलस, ठीक है दोस्तों, जो गुच्छेनुमा संरचना है। और ये गुच्छेनुमा संरचना में तब्दील हो जाती है। तो होता क्या दोस्तों, अब प्रेशर पड़ रहा है इस पे, पहले ब्लड आ रहा है मोटी से और पतली में, फिर और पतली में, तो इससे प्रेशर क्रिएट हो जाता है दोस्तों एक। और प्रेशर क्रिएट होने के कारण ही आपके उस दबाव के कारण ही इसके अंदर जो यूरिया रहता है, विटामिन रहते हैं, सारे भी जो भी पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर, वो सारे छन के आपके बोमेन स्पेस में, जैसा मैंने बताया था वैसे आ जाते हैं। उससे बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल से फिर पीसीटी में आ जाते हैं दोस्तों। पाथवे भी याद कर लेना, फिर हेनले के लूप में, और देखना अलग अलग जगह अलग अलग संरचना है दोस्तों। तो वहां पे हेनले का लूप और पतला हो जाता है, जबकि आपकी पीसीटी है वो थोड़ी सी और मोटी होती है दोस्तों। तो वहां से अलग अलग चीजों का अवशोषण भी किया जाता है। पढ़ते हैं। एक ग्लोमेरुलस में आ गया दोस्तों ब्लड आपका, एफरेंट आर्टियोल का व्यास जो ग्लोमेरुलस से ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। इस कारण ग्लोमेरुलस में दबाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां बड़ी है वो और इसमें पतली है दोस्तों, तो यहाँ दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव के कारण ही दोस्तों ये वापस ले जाने का कार्य कर रही है, वो एफरेंट आर्टियोल है दोस्तों। तो ये बोमेन कैप्सूल में आपके
सारे जितने भी ब्लड के अंदर थे विसरण के द्वारा, विसरण के माध्यम से यूरिया, विटामिन, मिनरल्स, यूरिक अम्ल, जो एंजाइम्स है वो सारे आदि निकल जाते हैं दोस्तों, और पीसीटी में आ जाते हैं, बोमेन कैप्सूल के थ्रू पीसीटी में आ जाते हैं दोस्तों। और ये जो फिल्ट्रेशन है दोस्तों आपका, जो हमारे गुच्छेनुमा संरचना के कारण हो रहा है, तो इसको गुच्छीय निस्पंदन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और प्रतिदिन लगभग जो ये प्रक्रिया ना दोस्तों, इससे 180 लीटर रक्त निकलता है दोस्तों इसी प्रक्रिया से। मतलब ब्लड अपना फिक्स है जितना है वही, लेकिन इसके राउंड बढ़ जाते हैं दोस्तों इसके अंदर आने के, वापस निकलने के। तो लगभग 180 लीटर प्रतिदिन एक इससे, जबकि 10 मिलियन है दोस्तों ये नेफ्रॉन, तो इससे एक से लगभग 180 लीटर रक्त निकलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं कि रीऑब्जर्वेशन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों। तो एफरेंट आर्टियोल है, जो कि मैंने बताया था दोस्तों, वहीं पे कनेक्ट होती है जहां से जो आपका ग्लोमेरुलस है, वहीं से आगे जो अफरेंट आर्टियोल है वो इफरेंट आर्टियोल में चेंज हो जा रही है दोस्तों। जो अफरेंट आर्टियोल है जो ग्लोमेरुलस से फिर इफरेंट आर्टियोल में चेंज हो जा रही है, और ये इफरेंट आर्टियोल से ही रीऑब्जर्वेशन की क्रिया सारी शुरू होती है दोस्तों। पुनर्अवशोषण की क्रिया ही शुरू होती है, जिसमें आपका जल, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे एंजाइम्स, ये सारों का अवशोषण कर लिया जाता है दोस्तों। और लगभग 99% अवशोषण कर लिया जाता है दोस्तों। ओनली 1% जल और उत्सर्जित पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, और जो यूरिन बनते हैं दोस्तों आगे जाके। ओनली 1% जल और उत्सर्जन पदार्थ जो कलेक्टिंग डक्ट है दोस्तों उसमें आ जाते हैं, और जो यूरिन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स के हैं दोस्तों जो नेफ्रॉन के, और कौन कौन से मेडुला के हैं दोस्तों। एक मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, 1-2 मिनट का वीडियो है, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी किडनी कार्य कर रही है दोस्तों। एक और देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। ये किडनी है दोस्तों, आपकी किडनी है, ये आपकी जो रीनल आर्टरी है दोस्तों, और ये रीनल वेन है। ये आपका दोस्तों जो पेल्विक से निकल के यूरेटर है, वैसे जिससे यूरिन निकल रहा है, ये यूरेटर है, इसी से रीनल पेल्विक जुड़ा होता है दोस्तों। ये किडनी होगी दोस्तों, मेडुला, और ये जो रेड वाला कलर है जो मेडुला है दोस्तों आपका, और बाहर वाला कॉर्टेक्स, ये एक उसमें रीनल आर्टरी से ब्लड गया दोस्तों आपके एक उसमें। ये आपके नेफ्रॉन की संरचना दोस्तों एक की, और नेफ्रॉन में अब आपकी ग्लोमेरुलस, ये पूरा है बोमेन कैप्सूल है दोस्तों, उसके अंदर ये आपका ग्लोमेरुलस है दोस्तों। ये पूरा बोमेन कैप्सूल है बाहर वाला, ये बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन स्पेस है दोस्तों बाहर वाला, जो येलो येलो टाइप में थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। ये दोस्तों इसके थ्रू ब्लड निकल रहा है, ये आपके उसी का ग्लोमेरुलस के पार्ट है दोस्तों। ये और डीप इतना जाना नहीं है आपको, 3 पार्ट में डिवाइड होता है वो भी, और जहां से इसके अंदर से थ्रू इससे ब्लड निकल जाता है दोस्तों प्रेशर पड़ने से, और ब्लड तो इसके अंदर से पास हो जाता है। बाकी जो सारे विटामिन वगैरह है दोस्तों, विटामिन जो आपको बताए हैं, यूरिया वगैरह, वो इससे इसमें बोमेन स्पेस में आ जाते हैं, वहां से इसको यूरिन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। अब नेफ्रॉन है दोस्तों, नेफ्रॉन किडनी के कॉर्टेक्स भाग और मेडुला दो भागों में होता है दोस्तों। तो कॉर्टेक्स भाग में कौन कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों इसके, तो एक तो ग्लोमेरुलस हो गया दोस्तों आपका, बाकी बोमेन कैप्सूल हो गया, और पीसीटी हो गया दोस्तों ये, और डीसीटी, और कनेक्टिंग डक्ट है उसका भी थोड़ा सा पार्ट इसमें आता है। मतलब कॉर्टेक्स मोस्टली पार्ट कवर करता है दोस्तों, इसका किडनी का मोस्टली पार्ट कॉर्टेक्स कवर करता है। थोड़ा सा आपका जो हैंडे का लूप है वो जाएगा मेडुला में, और कलेक्टिंग डक्ट का आपका थोड़ा सा पार्ट इसमें जाएगा दोस्तों, मेडुला पार्ट में। 2 पार्ट पढ़े थे हमने, कॉर्टेक्स और मेडुला इसके। तो कॉर्टेक्स में लगभग सारे पार्ट है दोस्तों। तो ये कलेक्टिंग डक्ट का जो थोड़ा भाग लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा भाग आपका उसमें चला जाएगा मेडुला में, और बाकी इसमें हैंडले का लूप इसमें से गायब है दोस्तों। तो हैंडले का लूप आपका मेडुला भाग में चला जाएगा दोस्तों। तो मेडुला भाग में हो गया आपका लूप ऑफ हैंडले या हैंडले का लूप, और कुछ भाग जो कनेक्टिंग डक्ट का बच गया था ना दोस्तों, वो इसमें मेडुला वाले पार्ट में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये अच्छी चीज है यहाँ पे कि जो
ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों, तो यहाँ प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। मतलब प्रोटीन ब्लड में रहती है, वहां से ये अलग नहीं हो पाता दोस्तों, नहीं हो पाता है। और प्रोटीन इफरेंट आर्टियोल में चला जाता है दोस्तों। जो एफरेंट आर्टियोल पड़ा था दोस्तों, एक इफरेंट आर्टियोल है। जो एफरेंट आर्टियोल है, ए करके एफरेंट आर्टियोल, वो आपके ग्लोमेरुलस में जाएगा, कनेक्ट होगा, और इफरेंट जो वापस बाहर निकल रहा है दोस्तों उसी से, तो इफरेंट आर्टियोल में चला जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलेटर जो फिल्ट्रेशन है दोस्तों उसमें नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है दोस्तों, कि जीएफआर की ग्लोमेरुलेटर फिल्ट्रेशन, इसकी रेट है 125 ml प्रति मिनट। 125 ml प्रति मिनट में 125 ml तक फिल्ट्रेशन करता है दोस्तों ये। अब देख लीजिए आप, किडनी भी पूरे दिन रात काम करती है, ये मान लो दोस्तों। अब आप, हम बोलते हैं हमारा हार्ट काम करता है, किडनी भी पूरे टाइम काम कर रही होती है आपकी। अब पुनर्अवशोषण की क्रिया के दौरान नेफ्रॉन नलिका से जो चीजों का अवशोषण होता है दोस्तों, पढ़ेंगे इनको कल दोस्तों। समझ में आया हो आपको तो लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।